ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए खंड के साथ उपस्थित हैं, एक नए पार्ट, नए टॉपिक में विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। पहले आप हमें ये बताएं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको से आप इस पार्ट को देखकर आप एक्साइटेड हैं या भयभीत हैं? वरीड तो नहीं है कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट डिफिकल्ट है। मैं आपको बताऊं कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट। मैं आप लोगों को विशेष रूप से मैं तो सारे पार्ट की बात करता हूं। जैसे आप देखेंगे तो आपके पॉलिटिकल स्टडीज में लगभग 13 खंड है। अब मैं एक एक को काउंट करके आपको नहीं बता पाऊंगा। उन सभी खंडों के बीच एक इंट्रिंसिक रिलेशन, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राय प्रिपरेशन करने के दरमियान अभी भी तथ्यों को तथ्य की तरह देखते हैं। और तथ्यों को तथ्य की तरह देखने से समस्या ये आती है कि हर कुछ याद करके रखो। अरे भाई, माइंड है कोई बॉक्स नहीं, आप इनमें कितनी चीजें डालोगे। आपने गौर किया होगा, अगर एक बॉक्स में आप बहुत सारी सामग्रियां डालते हो तो पहले उसको सिस्टमेटाइज करते हो। अगर उसमें चीजें डलने लगती है तो कई बार आपको किसी एक्सपर्ट से सहायता लेनी पड़ती है कि पहले कौन सी चीज डालूं, फिर कौन सी चीज डालूं, फिर कौन सी चीज डालूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामग्रियां उसमें डाल सकूं। माइंड भी उसी तरह का बॉक्स, अगर इसको आप सिस्टमेटाइज करके डालोगे, ये सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल नहीं, बल्कि ज्यादा ही पावरफुल कर लीजिए। लेकिन अगर आप अनसिस्टमेटिक ढंग से डालेंगे तो आप एक तरफ डालेंगे, दूसरी तरफ चीजें उड़ जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूं, इसलिए मैंने पहला स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इस समय आप शुरू करोगे तो पहला आपको सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड की तैयारी कैसे करें, इसकी सूचना आपको मिलेगी, यहीं से आपको मिलेगी। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो बनी बनाई पैटर्न है वो आउटडेटेड हो चुकी है, उस पर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस का रेंज इतना है। अब आप ही बताइए, 13 खंड है, इसका मतलब है अगर आप सभी खंडों को अलग अलग देखेंगे तो फिर आप 13 ऑप्शनल पेपर की तैयारी तो करेंगे नहीं। तो मतलब यह होगा कुछ आपको ऐसा बीच का रास्ता तलाशना होगा जिसमें एक खंड की तैयारी करते हुए कम से कम दूसरे खंड के 25% बातों की जानकारी मिले, जिसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो खंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि अगर इसका मूल्यांकन, कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स इसका मूल्यांकन केवल और केवल कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हालांकि मैं अगर स्टेट सर्विसेज को भी लूं तो वैल्यू काफी बढ़ जाता है। और आप लोग केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी तो करते नहीं होगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि आप यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की दोनों की तैयारी करते होगे। और आपको यह भी सोचना है कि आपके कई स्टेट्स जैसे यूपीपीसीएस या बीपीएससी, ये सब अपने सिलेबस को यूपीएससी के पैटर्न पर कर दिया है। तो आपको तो अब इसमें तिहरा फायदा है, आप इसकी तैयारी करोगे, साथ साथ उनकी तैयारी आपकी हो रही है। दूसरी बात है कि वहाँ क्वेश्चंस के टाइप कितने होंगे आप कह नहीं सकते। अब जैसे देखो राजस्थान है, अब वहाँ वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन को देखो, वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये यूपीएससी में अभी मैंने देखा कि जिस समय पहले वर्ष 2013 में पूछा गया था तो 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए थे। हमें लगता है कि धीरे धीरे फिर यूपीएससी एग्जामिनर तो नहीं कहोगे, उसका जो पॉलिसी मेकर है, उन्हें लगा होगा कि वे वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस उतना अप टू मार्क नहीं देख पा रहे होंगे जितना होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन की संख्या को फिलहाल कम कर दिया है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे किसी सब्जेक्ट का मूल्यांकन और किसी पार्ट का मूल्यांकन इस आधार पर करने लगते हैं कि पिछले 2 वर्ष में इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं यहाँ पर अब 2 बातों की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, फिर आपको ज्ञात होगा कि यह खंड की तैयारी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसमें क्वेश्चंस को केवल काउंट ना करें बल्कि इसके लार्जर वैल्यू को देखें। इसके हम महत्व को केवल संख्यात्मक प्रश्नों की संख्या के आधार पर ना आंक कर इस पूरे खंड के महत्व के आधार पर। अब जहां तक संख्या का सवाल है, यूपीएससी में कोई स्थिर मान्यता नहीं होती। हो सकता है कि इस वर्ष से एक क्वेश्चन पूछा गया हो और अगले वर्षों से 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाए, उस समय आप मना नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते कि आप ट्रेंड से हटकर कोई काम करें। क्योंकि यूपीएससी की खासियत है कि वो अपने ट्रेंड को क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार भी और क्वेश्चन की संख्या के अनुसार भी एक प्रत्येक खंड में बदलते रहते हैं। कई बार देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्वेश्चन पूछा, कई बार देखोगे कई क्वेश्चन पूछा। तो एक तो ये फर्क आता है, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन की संख्या के आधार पर इसे डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो अभी मैं आपको शायद समझाने में कामयाब रहूंगा, कि इससे आपके बाकी सब्जेक्ट के गेट्स खुलते हैं। इट इज द गेट वे टू नॉलेज टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टडीज। आप सामान्य अध्ययन के बाकी खंडों को देखेंगे तो उसका दरवाजा यहां से खुलता है। लगता है मैं आपको बताऊं कि जब 2013 में जिस समय पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में रखा गया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। खुशी इसलिए हुई थी कि आखिर जिसने भी इस सिलेबस को फॉर्मुलेट किया, आप तो जानते हो कई कमिटीज बैठी और यूपीएससी में कई कमिटीज के विचार विमर्श के बाद इस प्रकार का डिसीजन लिया गया। यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो कमिटीज ने इसे फॉर्म किया, जिन कमिटीज ने अपने विचार दिए, रिकमेंडेशन दिए, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट तो मिले जुले रिकमेंडेशन आए, उन्हें कितना सोच समझ कर डाला। क्योंकि आप जानते हो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी का दरवाजा यहां से खुलता है।
आपके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अगर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी का एवोल्यूशन देखना है, तो यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन समझना है, आप मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी तो पढ़ते हो। तो जिसे आप मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, वर्ल्ड में उसका ओरिजिन पहले कहाँ से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अमेरिकन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत प्रभावित करता है, वहाँ उनके बनने की परिस्थितियाँ कैसी थी, किस प्रकार से उनके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट हुए, किन परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ, और किस प्रकार से ब्रिटिश, जबकि अमेरिकन भी ब्रिटिश के ही डिसेंडेंट्स थे, बावजूद इसके अमेरिकन ब्रिटिश से क्यों अपनी संवैधानिक परंपरा अलग हटा कर ले गए। अमेरिकन की क्या मजबूरी थी। आज आप देखते हो तो आपको ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल, हालांकि ऐसा हम नहीं कर सकते कि दोनों में सिमिलरिटी का तत्व नहीं है, लेकिन आपको बहुत डिसिमिलर टाइप के दिखते हैं, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग दिखता है। जबकि अमेरिकन तो ब्रिटिश के डिसेंडेंट्स थे, ब्रिटिश से इम्पैक्टेड भी थे, तो फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा अलग क्यों होगी। इन तमाम चीज़ों को समझोगे और तब उसके बाद दुनिया में बाकी कॉन्स्टिट्यूशन आप जितने भी देख रहे हो, अगर उनकी भी समझ विकसित करना चाहो तो इस विश्व इतिहास के अध्ययन के सहारे, वर्ल्ड हिस्ट्री के अध्ययन के सहारे आप उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो कितना फायदा है आम काम और गुठलियों के काम। ये तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को इंश्योर कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम बाकी विषयों की जानकारी प्राप्त करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनकी तैयारी करने का वो नायाब तरीका क्या है, जिसको हमने थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न का नाम दिया। तैयारी की विशिष्ट रणनीति, यहाँ सबसे पहले नजर डालिए। देखो, मैं इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में पीपीटी भी यूज करूंगा, लेकिन साथ साथ में बोर्ड वर्क भी करूंगा। तो जहाँ मैं बोर्ड वर्क करूंगा उसको बेहतर है आप लोग नोट डाउन करते चलो। आपका जो ऑफलाइन क्लास है उसी तरह की फीलिंग आपको होगी, उसको बिल्कुल अलग नहीं होगी, क्योंकि बहुत मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन को भी डील करूंगा और मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहीं पर सिखाता रहूँगा। आप ऐसा नहीं फील करोगे कि आप हमसे बहुत डिस्टेंट हो या हमसे और आपका कम्युनिकेशन नहीं जुड़ रहा है। हाँ, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे मेरी कोशिश यह है कि आप अगर दिलचस्पी से विषय पढ़ोगे तो बड़ी आसानी होगी और बहुत एंजॉय करोगे आप। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके प्रति आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। देखिए, तैयारी की विशिष्ट रणनीति। विश्व इतिहास के अध्ययन का अर्थ है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना तथा इस क्रम में अतीत से वर्तमान तक के विकास को रेखांकित करना। परिवर्तन के प्रक्रम को समझने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग है। मैं आपको जैसे आप लोग भी हिस्ट्री के विषय में जो एक आम धारणा होती है, जो आपके ग्रैंडफादर के समय शायद रही होगी, उनसे भी पहले चली गई, क्योंकि 1950 के दशक से ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो आज भी लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि अरे हमको बहुत सारे तथ्य याद रखने होंगे, बहुत सारे नहीं। बिल्कुल इसका नेचर बदल गया। इट इज़ अ हार्डकोर सोशल साइंस। और जैसे प्रत्येक विषय का अपना एक बेसिक एसेंस होता है, अगर किसी विषय की तैयारी हमें आरंभ करनी है, तो पहले हम प्रश्न यह करें कि इस विषय का एसेंस क्या है। मैं आपको देखने में असुविधा होगी, मैं थोड़ा-सा इधर आ जाता हूँ ताकि आप देख सकें। जैसे हमसे अगर पूछा जाए भाई किसी विषय का एसेंस, अगर कोई विषय अगर मुझे पढ़ने के लिए कहा जाए, तो मैं उसकी पढ़ाई आरंभ करने से पहले उस विषय का एसेंस जानना चाहूँगा कि भाई उसका बेसिक एसेंस क्या है, उसका बेसिक क्या कर सकते हो, उसका बेसिक भाव क्या है उस विषय का। तो इतिहास ये केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पर लागू नहीं होता, ये इतिहास के तमाम खंडों पर लागू होता है। वो यह है कि आप यहाँ तथ्यों का संकलन नहीं करते, आप परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक्स तो घर में रखते होंगे, बिल्कुल। आपका क्लास 6th से आप शुरू करते हो, तो क्लास 6 में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक आती है। क्लास 7th में मिडिवल हिस्ट्री की आती है, मिडिवल, एंड क्लास 8th में 2 एनसीईआरटी 2 वॉल्यूम में मॉडर्न हिस्ट्री की आती है, आप निकालते हो। तो 8 तक आप आते हो और फिर जब आप क्लास 9th में आते हो और क्लास 10th में आते हो और क्लास 11th में आते हो, ये तीनों में कॉन्जिक्यूटिवली आप पाते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आपको दिया गया है। क्लास 9th में विश्व इतिहास का पार्ट है, क्लास 10th में विश्व इतिहास का पार्ट है, क्लास 11th में विश्व इतिहास का पार्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज आप क्लास 9th के एनसीईआरटी को उलट कर देखो और उसकी प्रीफेस को पढ़े। तो प्रीफेस तो आप खैर किसी भी एनसीईआरटी का पढ़ो, तो वहां पर आपको ये सूचना मिलती है जो कहा जाता है कि 2005 एनसीएफ का रेफरेंस मिलेगा कि 2005 का एनसीएफ क्या करता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर उसके आगे जाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब देखते हैं तो हमें बहुत सारे बदलाव दिखते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि रोज घटनाएं किस प्रकार नई नई घटनाएं और नित्य घट रही हैं, लेकिन हम अपने आसपास की इन घटनाओं को देखकर यह सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि एक समय था कि यह ऐसे नहीं थे, तो फिर अगर ये ऐसे नहीं थे तो ऐसे क्यों हुए, यह बदलाव क्यों आ रहा है अतीत में। जैसे आपको, बल्कि मैं समझता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री वाले एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है कि जब हम चाय पीते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि कभी हमारे पूर्वज चाय नहीं पीते थे, या जब हम ट्रेन से यात्रा करते तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हम ट्रेन पर चल रहे हैं, लेकिन एक समय था हमारे पूर्वजों के पास ट्रेन नहीं थी, तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे।
इसी क्रम में हम अपने आसपास के जीवन को देखते हैं, नित्य नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम उन परिवर्तनों पर विचार करें, उन परिवर्तन को देखें और उन परिवर्तन के तत्वों को समझने का प्रयास करें, तो वही इतिहास है। तो इतिहास का अध्ययन कोई घटनाक्रम नहीं है, इतिहास का अध्ययन उस बदलाव को समझना है, तो बदलाव कैसे? आपने बदलाव समझ लिया तो आम की आम और गुठलियों के नहीं, क्योंकि ये तो सारे विषयों की जननी है। तो इतिहास के बदलाव को तो आपने समझा ही और इसके माध्यम से आपने इंटरनेशनल इकोनॉमी में होने वाले परिवर्तन को समझ लिया। आपने इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के विकास को समझ लिया। आपने इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आने वाले बदलाव को समझ लिया। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप देखते हो कि भाई अमेरिका के तत्वाधान में यूएई, अरब कंट्री में यूएई और बहरीन, इन्होंने इजराइल के साथ एक संधि की। तो उसी न्यूज़ में ये सूचना मिलती है, जिससे पहले 94 में जॉर्डन ने की थी और 1979 में कैंप डेविड समझौता मिस्र ने किया था इजराइल के साथ। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला कंट्री मिस्र था, फिर इसके बाद जॉर्डन हुआ और अब 2 कंट्री स्थिति में आ गए। आप न्यूज़ पढ़ोगे, न्यूज़ को रख दोगे, हो सकता है आप नोट डाउन भी कर लो कि ये 2 कंट्री आ गए। लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जब तक आप यह नहीं जानते हो कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? इजराइल के पैदा होने पर अरब कंट्रीज़ को क्या समस्या थी? जिस समय इजराइल पैदा हुआ, उससे पहले यहूदी लोग कहाँ रहते थे? क्या यहूदी लोगों का अपना राष्ट्र नहीं था? अगर राष्ट्र नहीं था तो दुनिया के किन क्षेत्रों में बिखरे पड़े थे? तो कौन से ऐसी मोटिवेटिंग फैक्टर हुए कि यहूदियों ने अपना राष्ट्र बनाने का सोचा? और जब यहूदियों ने राष्ट्र बनाया तो उसका राष्ट्र पैदा होने से पहले विवाद में क्यों आ गया? किन परिस्थितियों में इन राष्ट्र का निर्माण हुआ? पश्चिमी शक्तियों की क्या भूमिका रही इसमें? फिर जिस समय इजराइल राष्ट्र बना तो अरब वालों को क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या आज जो अरब क्षेत्र में हम अशांति का कारण देखते हैं, उसका कारण कोई इजराइल राज्य का निर्माण तो नहीं है? ये फिलिस्तीनी कौन लोग थे? अब अरब वाले फिलिस्तीनियों के साथ समझौता करते हैं। अब आप ही बताइए कि आज अगर अरब वाले फिलिस्तीनियों को छोड़कर अगर अपना मुकाम अलग लेना चाहें, तो अब वो कैसी ले रहे हैं? अब वो अरब वालों के साथ समझौता कर रहे हैं। तो पीछे ये अरब क्षेत्र को पश्चिमी देशों से क्या समस्या है? ये तमाम चीज़ें इतिहास में जानने के बाद तब अगर वर्तमान में न्यूज़ पढ़ोगे तो मेरा दावा है उसमें आपको जितनी चीज़ें याद रहेगी और जितनी सोचने की क्षमता डेवलप होगी, वो वैसे नहीं हो सकती। इसलिए पहले आपको क्या करना है? परिवर्तन को रेखांकित करना है, ताकि आप समझ लें दुनिया कहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँची है। अब जब परिवर्तन को रेखांकित करना है, तो फिर यह महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है, कारक बन जाता है कि अगर हमें परिवर्तन को रेखांकित करना है, तो परिवर्तन का मुख्य कारक कौन और परिवर्तन का सहायक कारक कौन? दैट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। तो अब देखो, परिवर्तन का मतलब हुआ राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन है। बट विच इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी फैक्टर, अ बेसिक कैटलिस्ट? तो बेसिक कैटलिस्ट में हम यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन को देखें, क्योंकि जब से मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ, तब से भले ही चलो मार्क्सवादी संरचना जो टूट गई हो, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बाकी चीजें अस्वीकृत हो, मतलब उस पर चैलेंज हो गया हो, लेकिन मार्क्सवाद के एक ऋण को हम नहीं भूल सकते हैं। उसने हमारे जीवन में आर्थिक भौतिक कारक के महत्व को बढ़ा दिया। आज अगर किसी भी चीज का आप अध्ययन करें, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, तो एक बार आप ये जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि उसके पीछे आर्थिक सामाजिक परिदृश्य। तो ये आप देखते हो, आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। तो सामाजिक परिवर्तन जब होता है, एक वर्गीय समीकरण बदलता है, एक वर्ग आता है। जैसे इकोनॉमिक चेंज का मतलब है, जैसे एक समय सपोज करो, एक समय अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था में कृषि का बोल वाला था, तो जाहिर है कि जो भूमिधारी वर्ग है वो समाज में प्रभावित है। तो अगर भूमिधारी वर्ग प्रभावित है, तो आपने एक सामंत वर्ग का नाम सुना होगा। तो जो वर्ग समाज में प्रभावी होगा, उसी वर्ग की विचारधारा प्रधान होगी, उसी वर्ग की विचारधारा प्रभावी होगी। तो अब यहाँ पर जब आप आते हो वैचारिक परिवर्तन, तो ये एक नया वर्ग है, सामंत वर्ग है, तो उसकी विचारधारा प्रभावी होगी, तो वैचारिक परिवर्तन है। और फिर अब ये है, ये राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन भी राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दे रहा है, और राजनीतिक परिवर्तन भी आर्थिक परिवर्तन को अपने ढंग से प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक, हमने इसको राउंड सर्कल बनाया हुआ, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन कहना चाहती हूँ कि अगर इनमें सबसे प्रभावी की बात होगी, तो हमें आर्थिक परिवर्तन को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। अब देखो, जब अर्थव्यवस्था में कृषि का बोलबाला था, तो कृषि का बोलबाला समाप्त हुआ, व्यापार, वाणिज्य व्यापार इंपॉर्टेंट हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट हुआ, तो फिर एक नया वर्ग, मध्य वर्ग आया। और वह वर्ग जब यहाँ आया, तो वर्गीय समीकरण बदल गया, मध्य वर्ग ज़्यादा ताकतवर हो गया और मध्य वर्ग की विचारधारा प्रभावी हो गई। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो एक और भी वर्ग अस्तित्व में आ गया, जिसे तुम कहते हो औद्योगिक सर्वहारा वर्ग। वैसे न्यून वर्ग में किसान भी शामिल है और औद्योगिक सर्वहारा भी शामिल है। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग आ गया, तो धीरे धीरे निम्न वर्ग प्रभावी हुआ, उसकी विचारधारा प्रभावी हो गई, उसने फिर राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। ये
साइकिल की तरफ चल रहा है। जैसे आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन यानी बदलता हुआ वर्गीय समीकरण और बदलता हुआ वर्गीय समीकरण समीकरण के साथ वैचारिक परिवर्तन और फिर उन सबसे राजनीतिक परिवर्तन, और ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको परिवर्तन के प्रक्रम को समझना है तो ध्यान करिए, एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को प्रोत्साहन दे रहा है। और दूसरी बात, इन सब के बीच परस्पर संबंध है। तो हम जो भी परिवर्तन इतिहास में देखेंगे, हम राजनीतिक परिवर्तन की व्याख्या पृथक नहीं कर सकते, हम सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पृथक नहीं कर सकते, उनके बीच जो एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप है वह भी हमें समझना। ओके, तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी चुनौती हमें मिली थी जब 2013 में पहली बार आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती हमें मिली थी कि हम टॉपिक को ईयर मार्क कैसे करें, क्योंकि उन्होंने आपके सिलेबस में, ऐसा लगता है कि जिस समय आपके सिलेबस के जो फॉर्मुलेटर थे वो बैठ के सिलेबस को फॉर्मुलेट कर रहे थे, तो या तो ऊँघने लगे या उनको नींद आ गई। क्योंकि जिस तरह से बेतरतीब ढंग से उन्होंने टॉपिक को उसमें लिया हुआ है, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि उस तरह से टॉपिक क्यों लिया जाए। मैंने सीधा शुरू कर दिया तो आगे के टॉपिक थोड़ा पीछे, पीछे के टॉपिक आगे। जैसे वो राष्ट्रीय राज्य का विकास बताते हैं, समय फिर वो अमेरिकी क्रांति का तो नाम भी नहीं लेते, क्रांति, और फिर नाम लेते, फिर आगे बढ़ते तो विश्व युद्ध, फिर आगे लेते तो कॉलोनी की मुक्ति, फिर आगे लेते तो विभिन्न विचारधारा, समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, आदि आदि। मैंने ऐसा लगा बहुत ही कैजुअली उन्होंने सिलेबस को रखा। तो जब 2013 में जब पहला बैच हमें लेना था, तो सबसे पहली चुनौती यह हुई कि अब इन स्टूडेंट्स को हम क्या पढ़ाएं, कहाँ से आरंभ करें। तो हमने फिर भी एक अनुमान किया कि स्टैंडर्ड नॉलेज इन्हें दे देगा। ये स्टैंडर्ड नॉलेज देने का मतलब इनको अमूमन हम ले जाते हैं। हमने सोच लिया, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन तो उन्होंने उपनिवेश मुक्ति के सिलेबस में दिया ही था, तो अमूमन हमने सोचा कि राज्य निर्माण उन्होंने पूछा है, तो 18वीं सदी से शुरू करता हूँ, और 18वीं सदी से शुरू करके और इनको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनीज का फ्रीडम हुआ है और अमूमन शीत युद्ध और डीकोलोनाइजेशन तक ले जाता हूँ। मैंने अपने मन से अनुमान किया, क्योंकि हमने अब चूंकि स्टैंडर्ड नॉलेज तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे राजस्थान में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को राजस्थान पीसीएस में 5 टॉपिक चुना, तो 5 टॉपिक आप कहाँ से चुन रहे हो वो भी तो मायने रखता है। आप एक टॉपिक चुन रहे हो अमेरिकी क्रांति, दूसरी टॉपिक एक टॉपिक आप चुन रहे हो फ्रांस की क्रांति, और दूसरे टॉपिक आप चुन रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब फिर द्वितीय विद्युत का प्रभाव भी चुन रहे हो, तो भले ही आप उपनिवेश मुक्ति सिलेबस में मेंशन करो या ना करो, अगर आप द्वितीय विद्युत का प्रभाव सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने वहां पर इनफ हिंट कर दिया कि भाई इसके बाद का जो टॉपिक आना है वो तो उपनिवेश मुक्ति ही आना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो उसमें शीत युद्ध भी होगा और उपनिवेश मुक्ति भी होगा, तो दोनों इम्प्लाइड आ जाता है। खैर चलिए, हम उसको अगर ना भी लें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो कम से कम आपको आना पड़ेगा। तो हम यही चीज़ मैंने राजस्थान के बच्चों, आरएस वाले बच्चों को भी मैंने बताया। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, क्योंकि बच्चे तो कॉमन भी बहुत सारे होते हैं, कि देखो आप भले ही वो आपसे 5 टॉपिक ही पूछ रहे हैं, वो गौर करने वाली बात नहीं है। गौर करने वाली बात ये वो कहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं। तो 18वीं सेंचुरी से आपको पिछले 250 वर्षों के इतिहास में से 5 टॉपिक चुनकर पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अकेला सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर होगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानते नहीं हो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई आकाश से तो नहीं गिरा था, धरती फोड़कर तो नहीं निकला था, उसकी जड़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। खैर यह गनीमत है कि जो भी वर्ल्ड वॉर रखते हो दोनों वर्ल्ड वॉर रख लेते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर को तो अलग अलग देखा ही नहीं जाता है। एरिक हॉब्सबॉम ने पहले ही कह दिया कि 31 वर्षों का युद्ध है, जो 28 जुलाई 1914 से आरंभ हुआ और 15 अगस्त 1945 तक चलता है। इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ 4 ईयर, रेदर इट वॉज अ वॉर इन्वॉल्विंग 31 ईयर्स। तो अब तो ये जितने भी स्टैंडर्ड हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी अकेला लिखना हो तो फिर भी अब हमें समस्या आ जाएगी, क्योंकि उसमें कभी बाल्कन क्वेश्चन का रेफरेंस आएगा, बाल्कन समस्या का रेफरेंस आएगा, कभी उसमें ऑस्ट्रिया और रशिया के राइवलरी और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के राइवलरी का रेफरेंस आएगा। तो ये भी आता है, तो अभी हमको बाल्कन क्वेश्चन में जाना ही पड़ेगा। कभी जर्मनी और ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा की बात आएगी, कभी यूनिफाइड जर्मनी और शक्ति संतुलन के बिगड़ जाना का रेफरेंस आएगा, कभी फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी का रेफरेंस आएगा, और फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी के बाद फिर हमें जैसे 18 से आप समझ सकते हो कि जब फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी हुई, तो इस ट्रीटी के बाद आगे की घटना फिर हमारे रेफरेंस में आ जाएगी, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो सेडान का युद्ध और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी का रेफरेंस आ जाएगा। तो अब वो भले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीधा पूछे, लेकिन हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जानने के लिए 19वीं सेंचुरी का यूरोप समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एरिक हॉब्सबॉम ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने एक टर्म यूज किया है, द लॉन्ग 19वीं सेंचुरी। लॉन्ग 19वीं सेंचुरी से आशय यह है कि 19वीं सदी इतनी लंबी सदी है कि 1801 से 19वीं सदी आरंभ हुआ, 19वीं सदी आरंभ हुई और वह 1914 तक चलती रही। मैंने 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ तब जाकर 19वीं सदी समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि पूरी 114 वर्षों की यह सदी है, और 114 वर्षों में यूरोप में जो अंतर्विरोध उभर रहे हैं, उन अंतर्विरोधों की जो अभिव्यक्ति है
वह अभिव्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड। जिसका मतलब है जब तक आप 19वीं सेंचुरी के पॉलिटी को नहीं समझ पाए तब तक आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं समझ। और अब अगर आपको 19वीं सेंचुरी की पॉलिटी समझनी है, उस काल की इकोनॉमी समझनी है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंस्ट्रूमेंटल है। तो माय स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम सीकिंग पार्डन। तब जब तक आपको दो क्रांतियों का ज्ञान नहीं है तब तक उसके साथ आप जस्टिस नहीं करेंगे। और एक क्रांति है फ्रांस की क्रांति और दूसरी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। तो जब आप फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को समझ पाएंगे, जब आप उन्हें पढ़ पाएंगे, तब इनके साथ आप जस्टिस करेंगे। तो मतलब आपने फ्रांस की क्रांति भी देखी, औद्योगिक क्रांति देखी। अब जाहिर है कि अगर फ्रांस की क्रांति आपको समझना हो और अमेरिकी क्रांति समझना हो, तो 18वीं सदी में यूरोपीय प्रबोधन को समझे बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ले दे कि मामला आपका 18वीं सेंचुरी पहुंच ही जाता है। अगर 20वीं सदी तक का भी इतिहास देखना है तो 18वीं सेंचुरी पहुंच ही जाता है। और जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर लेंगे, उपनिवेश मुक्ति कर लेंगे, बाकी टॉपिक्स कर लेंगे, उधर आप सोवियत रसिया का गठन तो रूसी क्रांति में आप कवर कर ही लोगे, तब आपके मन में एक और भी लालच आएगी कि क्यों ना हम देख लें कि सोवियत रसिया का विघटन कैसे हुआ, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन हम लोग एक फार्मूला अपनाते हैं स्टूडेंट्स, एक फार्मूला अपनाते हैं, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। हमें दोनों काम करना है। एक तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें पकड़ना है, और दूसरा इसके माध्यम से हमें अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम दोनों लक्ष्य को लेकर चलेंगे आप लोगों के लिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हमने टॉपिक्स को ईयर मार्क किया। अब हमें आज तो हमारे पास काफ़ी इंडिकेशन मिल गया है रेंज ऑफ क्वेश्चन उनका क्या हो सकता है। क्योंकि 2013 में उन्होंने 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट से पूछा, उसमें उन्होंने जापान का औद्योगिकरण भी पूछ लिया। तो लग गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो यूरोप तक ही नहीं रुकने वाले हैं। खैर अच्छी बात है,